हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम जो है पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑनलाइनर लेकर के आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। हर एक लाइन में जो फैक्ट आपको दिखाए जाएंगे एग्जाम में आने के 100% चांस हैं, ठीक है। और आप जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। फटाफट देखते जाइए। दोस्तों दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 18 है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को के विश्व संजाल में सम्मिलित भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो वह 12 है। दोस्तों पूछे कि यूनेस्को के विश्व संजाल में सम्मिलित भारत के जैवमंडल आरक्षित पूछे तो वह जो है 12 है। यदि जो है अब तक भारत सरकार द्वारा स्थापित जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है तो वह 18 है। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जैवमंडलीय निधि है कौन सी, तो वह है मन्नार की खाड़ी, जिसका क्षेत्रफल जो है 10,500 वर्ग किलोमीटर है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि कौन सा है, तो वह जो है कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है 12,454 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई है कहाँ पर, तो कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्राप्त करता है कौन सी नदी से, तो वह जो है रामगंगा नदी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल कहाँ से प्राप्त करता है, तो रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है केरल राज्य में स्थित है। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पे जो है स्थित है, यह है ब्यास और सतलज के संगम पर। तो दोस्तों जो हरिके आर्द्रभूमि है वह पंजाब प्रांत में स्थित है और जो है यह जो है ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। यहाँ पे नोट में दिया गया है 5 मौसमों का बाग जो है महरौली के समीप स्थित है। जो 5 मौसमों का बाग है वह कहाँ स्थित है, तो महरौली के समीप स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में दो होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तीन दोनों संसाधन के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से ऊर्जा आते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा और कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। जो इतनी ऊर्जाएं हमने आपको बताई, यह जो होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब ठीक है, एक साइड में दिया गया है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब इसमें देखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के कौन कौन से स्रोत हैं, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है और सेल गैस है, ठीक है। तो ये रहे ऊर्जा संसाधन के 2 महत्वपूर्ण साधन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, तो वह नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का वह रूप जो न तो प्रदूषण कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वह ऊर्जा कौन सी है, तो वह ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है कि पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्ष से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, कहलाते हैं कौन सा ईंधन, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। दोस्तों नोट देखते हैं। नोट में दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन जो है वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैव जीवाश्म ईंधनों को समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु, डामर का विकल्प क्या है। तो दोस्तों डामर का विकल्प है बायो एस्फाल्ट। दोस्तों बायो एस्फाल्ट जो है यह डामर का विकल्प है। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 2003 में किया गया। नेक्स्ट है कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कब बना, तो जो है वर्ष 2016 में जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एशियाई भूरे बादल में एरोसॉल्स की मात्रा कितनी होती है, तो वह होती है 85%। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन सा करता है, तो वह लाइकेन करता है। जो ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, वह कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन, ये जो प्रदूषक होते हैं सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की घटना क्या कहलाती है? तो वह सुपोषण कहलाती है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है कहाँ पर? तो कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविकी प्रदूषक कौन से हैं? तो वह है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है वह भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक होता है। आर्सेनिक का बेहतर, देखते हैं दोस्तों, आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है कौन? धान का पौधा जो होता है वह आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसका कारण कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MIC कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग किया जाता है कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में। नेक्स्ट है कि यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ के चर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में हुई नाभिकीय दुर्घटना की तिथि कौन सी है? तो वह है 26 अप्रैल 1986। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था कब? तो 22 मार्च 1993 में जो है पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था। UN वाटर नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है वर्ष 2003 से। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह का लोकप्रिय नाम क्या है? तो उन्हें कहा जाता है भारत के जल पुरुष के रूप में। ठीक है, नोट में दिया गया है कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UNCED की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 22 मार्च को जल दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि प्रदूषण दिया गया है एक तरफ और उससे संबंधित बीमारी दी गई है। तो दोस्तों पारा जो है, पारा से प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो वह होती है मीना-माटा रोग। कैडमियम से जो है इटाई रोग होता है। नाइट्रेट आयन से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और फ्लोराइड आयन से जो है फ्लोरोसिस यानी दांत की बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्लोरीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं जल को जीवाणुमुक्त करने में। तो क्लोरामीन है और क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है जल को जो है जीवाणुमुक्त करने में प्रयोग किए जाते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। वाटर प्रिवेंशन एवं कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया कब? 1977 में। यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है कि पैरावैगनी विकिरण का प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जो कि पैरावैगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन का प्रयोग किए जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑनलाइनर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।